प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्कार। मैं दिलीप शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का ग्लोबल कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर। प्री एग्रीकल्चर टेस्ट पीएटी का एग्जाम बहुत नजदीक है। मेरे पास क्या है, संसाधन की कमी है। संसाधन की कमी तो जरूर हो सकता है, लेकिन हौसले की कोई कमी नहीं है। तो बोर्ड पर लिखकर ही क्वेश्चन सीरीज एमसीक्यू सीरीज चलाया जा रहा है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस सेशन पे हॉर्टिकल्चर उद्यान शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पे मैं डिस्कस करूंगा, जो आपके प्री एग्रीकल्चर टेस्ट के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, यदि ये वीडियो सेशन आपको अच्छा लगता है या फिर किसी पीएटी विद्यार्थी का भला करना चाहते हैं तो इसे जरूर शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट क्वेश्चन सीरीज हॉर्टिकल्चर का। फर्स्टली जो इजी क्वेश्चन दिखाई देता है, उद्यान शास्त्र किस भाषा से लिया गया है? हॉर्टिकल्चर इज टेकन फ्रॉम द विच लैंग्वेज? ठीक है, हॉर्टिकल्चर किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन ए पे है लैटिन, ऑप्शन बी पे है ग्रीक, ऑप्शन सी पे है जर्मन, देन ऑप्शन डी पे है फ्रेंच। तो सभी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रीवियस ईयर भी ये क्वेश्चन पीएटी एग्जाम में आया था। उद्यान शास्त्र हॉर्टिकल्चर कौन सी भाषा से लिया गया है? लैटिन। मोस्ट ऑफ द वर्ड, जिस किसी भी वर्ड पे कल्चर लिखा हो, जैसे हॉर्टिकल्चर कल्चरा है, कल्चर, वो सारे वर्ड कौन सी भाषा से लिया जाएगा? लैटिन। तो प्यारे बच्चों, उद्यान शास्त्र किस भाषा से लिया गया है? लैटिन। साथ ही साथ याद रखना, एग्रीकल्चर कौन सा? एग्रीकल्चर भी कौन सी भाषा से लिया गया है? लैटिन। बट आपसे एग्जाम में पूछे सस्य विज्ञान, सस्य विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं अपन? एग्रोनॉमी। तो सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी कौन सी भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से। एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको टाइप ऑफ वेजिटेबल कल्टीवेशन में पढ़ाया जाता है। एक वर्ड आता है ट्रक गार्डन। क्या भाई? ट्रक गार्डन। तो ट्रक गार्डन किस भाषा से लिया गया है? तो आंसर करिएगा फ्रेंच भाषा। ठीक है, क्लियर हुआ। एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर कौन सी भाषा से लिया गया है? लैटिन। एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक। दूसरी बात यह कि जो टाइप ऑफ वेजिटेबल कल्टीवेशन में ट्रक गार्डन है वो कौन सी भाषा से लिया गया है? फ्रेंच। तो इसमें एक क्वेश्चन से 3 अलग क्वेश्चन तैयार करके आपको दिया गया है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, जो सभी विद्यार्थी से बन जाता है। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। उद्यान शास्त्र के पिता कौन है? फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर। क्वेश्चन पे लिखा रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर? उद्यान शास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? हॉर्टिकल्चर के पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए पे है डी कंडोले, ऑप्शन बी पे है एल.एच. बेली, ऑप्शन सी पे है एम.एस. रंधावा और ऑप्शन डी पे है निकोलस एपर्ट। इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसका आंसर होगा एल.एच. बेली। क्लियर? तो हॉर्टिकल्चर के फादर कौन है? एल.एच. बेली। यहां पे देखते हैं कि और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यदि आपसे एग्जाम में पूछे हॉर्टिकल्चर के पिता कौन है तो आंसर करिएगा एल.एच. बेली। और यहां पे क्वेश्चन पूछा जाएगा फल विज्ञान, पोमोलॉजी के पिता कौन है? फ्रूट साइंस, पोमोलॉजी के पिता कौन है तो आंसर करिएगा डी कंडोले। ठीक है। एक होता है अलंकृत बागवानी, जिसे हम कहते हैं ऑर्नामेंटल गार्डनिंग। क्लियर? पोमोलॉजी के पिता कौन है तो आंसर करिएगा डी कंडोले। फादर ऑफ ऑर्नामेंटल गार्डनिंग, अलंकृत बागवानी के पिता कौन है तो आंसर करिएगा डॉक्टर एम.एस. रंधावा। एम.एस. रंधावा सबसे ज्यादा मैरीगोल्ड पर काम किया था। किस पर किया था? मैरीगोल्ड पर काम किया था। एंड निकोलस एपर्ट की बात करेंगे, यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि फादर ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन के फादर कौन है तो आंसर करेगा निकोलस एपर्ट। समझ में आया? एंड क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा जाएगा कि भारत में उद्यान शास्त्र के पिता कौन है? फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर इन इंडिया। तो भारत में उद्यान शास्त्र के पिता है एम.एच. मेरीगौड़ा। याद रखिएगा, पूरे वर्ल्ड पे हॉर्टिकल्चर के फादर है एल.एच. बेली, और इंडिया पे बात करेंगे तो इंडिया में जो हॉर्टिकल्चर के फादर है डॉक्टर एम.एच. मेरीगौड़ा। क्लियर हुआ प्यारे बच्चों? एक बार और रिपीट कराना चाहूंगा। पोमोलॉजी के पिता है डी कंडोले, ओलेरिकल्चर सब्जी विज्ञान और हॉर्टिकल्चर दोनों के पिता है एल.एच. बेली, ऑर्नामेंटल गार्डनिंग अलंकृत बागवानी के पिता है डॉक्टर एम.एस. रंधावा, फल एवं सब्जी परिरक्षण के पिता कौन है? निकोलस एपर्ट। क्लियर हुआ प्यारे बच्चों? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय उद्यानिकी बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? मतलब नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड वाज एस्टैब्लिश्ड।
तो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड वाज एस्टेब्लिश्ड, ऑप्शन ए पे है 1942, ऑप्शन बी पे है 1956, ऑप्शन सी पे है 1984, देन ऑप्शन डी पे है 2005। ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यानिकी बोर्ड की जो स्थापना हुई थी यह हुआ था 1984 पे। क्या हुआ था, हॉर्टिकल्चर का मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूं, अलग से हिस्ट्री तैयार ही किया गया है मेरे द्वारा। वैसे तो हिस्ट्री होता नहीं हॉर्टिकल्चर का, अलग तरीके से बनाया गया। क्या है, हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन नहीं बढ़ पा रहा था तो एग्रीकल्चर से हॉर्टिकल्चर को क्या किया गया था, अलग किया गया था। ये चारों ऑप्शन के क्वेश्चन है। यदि आपसे एग्जाम में पूछे हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ इंडिया, ठीक है, हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ इंडिया कब स्टेब्लिश हुआ, तो 1942। हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ इंडिया कब स्टेब्लिश हुआ, तो 1942। देन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिवीजन ऑफ हॉर्टिकल्चर, उद्यानिकी का विभाजन कब हुआ पूछे तो आंसर लगाइएगा 1956। राष्ट्रीय उद्यानिकी बोर्ड, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड स्टेब्लिश कब हुआ तो आंसर करिएगा 1984। देन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनएचएम, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन की शुरुआत कब हुई थी तो आंसर करिएगा 2005। 4 क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ इंडिया स्टेब्लिश हुआ 1942, डिवीजन ऑफ हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर का विभाजन हुआ 1956, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड स्टेब्लिश हुआ 1984, देन नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत सन 2005 में हुआ। क्लियर हुआ, यहां पे एक ही क्वेश्चन पे 4 क्वेश्चन। क्लियर, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है। चाहे तो आप इसे जिस किसी भी विद्यार्थी का, कृषि विद्यार्थी जो सीजीपीएटी का एग्जाम देने वाले हैं, यदि उनका भला करना चाहते हैं तो यह वीडियो जरूर शेयर करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस फल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ठीक, भारत में किस फल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ठीक, मैक्सिमम, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ इंडिया, ठीक है, या फिर ठीक है, तो मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ इंडिया पूछेगा, किस फल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ऑप्शन ए पे आम, ऑप्शन बी पे केला, ऑप्शन सी पे पपीता, देन ऑप्शन डी पे अमरूद। ठीक है, मैंगो, बनाना, गुआवा एंड मैंगो, बनाना, पपाया एंड गुआवा। भारत में भी बात करेंगे तो भारत में जो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है किसका? केले का, बनाना। तो याद रखिएगा, भारत में मैक्सिमम जो प्रोडक्शन होता है, मैक्सिमम प्रोडक्शन किस फ्रूट का होता है तो आंसर करिएगा बनाना। इंडिया में सबसे ज्यादा एरिया किस फ्रूट का है तो आंसर करिएगा पपाया। और इंडिया में किस फ्रूट का मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी है, ध्यान से समझिएगा, सर्वाधिक उत्पादन किस फल का होता है तो बनाना, और सर्वाधिक उत्पादकता प्रोडक्टिविटी किस फ्रूट का होता है तो आंसर करिएगा पपाया। और भारत में किस फल का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, एरिया है, तब आंसर करिएगा मैंगो, आम। क्लियर, ओके। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 100% पीएटी 2024 में आपको दिखाई देगा, ये तो नहीं, लेकिन इससे रिलेटेड जो बातें मैं करूंगा उनमें से कोई एक क्वेश्चन पीएटी 2024 पे 110% पूछा जाएगा। आपसे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, पौधरोपण की सर्वाधिक प्रचलित विधि कौन सा है? पौधरोपण, प्लांटिंग सिस्टम, मतलब मोस्ट पॉपुलर, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्लांटिंग, या फिर मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ प्लांटिंग। तो पौधरोपण की सर्वाधिक प्रचलित विधि कौन सा है? ऑप्शन ए पे है वर्गाकार विधि, जिसे इंग्लिश में स्क्वायर मेथड कहते हैं। ऑप्शन बी पे है षड्भुजाकार विधि, जिसे हेक्सागोनल मेथड कहते हैं। ऑप्शन सी पे आयताकार विधि, जिसे हम रेक्टेंगुलर मेथड कहते हैं। ऑप्शन डी पे है पूरक विधि, जिसे फिलन मेथड या डायगोनल मेथड के नाम से भी जाना जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा वर्गाकार विधि, स्क्वायर मेथड। मोस्ट कॉमन है, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्लांटिंग सिस्टम का सबसे मोस्ट कॉमन, सबसे सरल विधि या सबसे ज्यादा अपनाए जाने वाली विधि कौन सा है तो आंसर करिएगा वर्गाकार विधि। यदि आपसे एग्जाम में पूछे सबसे कम, पौधरोपण की सबसे कम अपनाई जाने वाली, मतलब लिस्ट यूज्ड मेथड ऑफ प्लांटिंग, पौधरोपण की सबसे कम अपनाई जाने वाली विधि कौन सा है तो आंसर करेगा रेक्टेंगुलर मेथड, आयताकार विधि। और पौधरोपण की वह कौन सी विधि है जिसमें सर्वाधिक पौध संख्या होता है? सर्वाधिक पौध संख्या वाली पौधरोपण की विधि कौन सा है तो आंसर करेगा षड्भुजाकार, हेक्सागोनल मेथड। ठीक है,
सर्वाधिक पौध संख्या वाली पौधरोपण की विधि कौन सा है बोलेगा तो हेक्सागोनल मेथड। ठीक, इसी में एक और क्वेश्चन आता है, हेक्सागोनल मेथड में वर्गाकार विधि की अपेक्षा 15% अधिक पौधे रोपे जाते हैं। इसी कारण क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वे कौन से प्लांटिंग सिस्टम है जिसमें वर्गाकार विधि की अपेक्षा 15% अधिक पौधे रोपे जाते हैं, तो आंसर करेगा षड्भुजाकार विधि। और क्वेश्चन तो और देखा गया है, पूरक विधि को डायगोनल मेथड के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन डी का क्वेश्चन ये बनेगा कि वह कौन सा विधि है जिसे डायगोनल मेथड या विकर्ण विधि के नाम से जाना जाता है, तो आंसर करिएगा पूरक विधि। क्लियर, यहां तक क्लियर। प्लांटिंग सिस्टम से 100% क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन एक बार रिपीट करना चाहूंगा, पौधरोपण की सबसे प्रसिद्ध या सरल विधि कौन सा है, वर्गाकार विधि। सर्वाधिक पौध संख्या वाली पौधरोपण की विधि कौन सा है, हेक्सागोनल मेथड, षड्भुजाकार विधि। पहाड़ी क्षेत्रों में हिली रीजन पे किस पौधरोपण की विधि को अपनाया जाता है, कंटूर विधि। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे पूछा गया। अत्यंत सघन बागवानी हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम को किसमें अपनाया जाता है, त्रिभुजाकार विधि, ट्रेंगुलर मेथड में अपनाया जाता है। हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम एचडीपी, हाई डेंसिटी प्लांटिंग मतलब प्रति इकाई क्षेत्रफल में अधिक पौध संख्या प्राप्त करना, एचडीपी हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम कहलाता है। क्लियर हुआ यहां पे, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है कि फल वृक्षों में जमीन की सतह पर लटकते हुए शाखाओं को हटाना, मतलब द रिमूवल ऑफ लो हैंगिंग ब्रांचेस, द रिमूवल ऑफ लो हैंगिंग ब्रांचेस फ्रॉम द फ्रूट ट्रीज। फल वृक्षों से जमीन की सतह पर लटकते हुए शाखाओं को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए स्कर्टिंग, ऑप्शन बी थिनिंग आउट, ऑप्शन सी हेडिंग बैक, ऑप्शन डी डी शूटिंग। इसका राइट आंसर होगा स्कर्टिंग। ध्यान देंगे, इसमें होता यह है, जैसे ये कोई ट्रीज है, तो ट्रीज में क्या होता है, ये एपिकल पार्ट है, तो किसी भी ट्रीज में किसी भी फल वृक्ष के ऊपरी शाखाओं को, द रिमूवल ऑफ टॉप पोर्स और ब्रांचेस, तो किसी भी फ्रूट ट्री से उसके ऊपरी शाखाओं को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, हेडिंग बैक। द रिमूवल ऑफ टॉप पोर्शन ब्रांचेस फ्रॉम द फ्रूट ट्रीज, किसी भी फल वृक्ष के ऊपरी शाखाओं को हटाने की प्रक्रिया हेडिंग बैक कहलाता है। और बहुत ही ज्यादा सघन है, जैसे बहुत ज्यादा डेंस ब्रांचेस होते हैं, उस डेंस ब्रांचेस को कम करते हैं, तो इसको हम शॉर्ट तरीके से कह सकते हैं कि द रिमूवल ऑफ अनवांटेड ब्रांचेस, या फिर किसी भी फ्रूट ट्रीज में डेंस ब्रांचेस को, सघन शाखाओं को विरल करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो आंसर करिएगा थिनिंग आउट। क्या आंसर करिएगा, थिनिंग आउट। एंड नेक्स्ट वन, द रिमूवल ऑफ लो हैंगिंग, जमीन की सतह पर, कई ठो ब्रांचेस को आप देखना जो जमीन की सतह पर लटकते हुए होता है, तो क्या होता है, फ्रूटिंग तो आता है, या फिर फ्रूटिंग आने के बाद जमीन पे गिर जाता है, तो जमीन की सतह पर लटकते हुए शाखाओं को, द रिमूवल ऑफ लो हैंगिंग ब्रांचेस, जमीन की सतह पर लटकते हुए शाखाओं को हटाने की प्रक्रिया स्कर्टिंग कहलाता है। क्लियर हुआ यहां पे, तो जमीन की सतह पर लटकते हुए शाखाओं को हटाना स्कर्टिंग, अत्यधिक सघन शाखाओं को विरल करने की प्रक्रिया थिनिंग आउट, ऊपरी शाखाओं को हटाने की प्रक्रिया हेडिंग बैक, और डी शूटिंग, अवांछित परोह को हटाने की प्रक्रिया डी शूटिंग कहलाता है। एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डी शूटिंग की प्रक्रिया कार्नेशन में अपनाया जाता है। डी शूटिंग की प्रक्रिया किसमें अपनाया जाता है, कार्नेशन में अपनाया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट वन क्वेश्चन, फल वृक्षों में सधाई की प्रचलित विधि, सधाई मतलब ट्रेनिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड या फिर मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ ट्रेनिंग। प्लांटिंग सिस्टम की बात नहीं कर रहा मैं, ट्रेनिंग की सर्वाधिक प्रचलित विधि कौन सा है। ऑप्शन ए पे है सेंट्रल लीडर, ऑप्शन बी पे है मॉडिफाइड सिस्टम, ऑप्शन सी पे है ओपन सेंटर, देन ऑप्शन डी पे है नॉन ऑफ दिस। आंसर होगा मॉडिफाइड। मॉडिफाइड को कहते हैं हिंदी में रूपांतरित अग्रपरोही प्रणाली। ठीक है, चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। सेंट्रल लीडर सिस्टम मुख्य रूप से किस फल वृक्ष में अपनाया जाता है, पियर। सेंट्रल लीडर सिस्टम में सधे हुए वृक्ष किसके जैसे दिखाई देता है, पिरामिड। याद रखिएगा, सेंट्रल लीडर सिस्टम किसमें अपनाया जाता है, पियर। और पिरामिड के आकार का सधे हुए वृक्ष किसमें दिखाई देता है, सेंट्रल लीडर सिस्टम में।
ओपन सेंटर सिस्टम को वैज सिस्टम, गुलदस्ता सिस्टम भी कहते हैं, और ये ओपन सेंटर सिस्टम मुख्य रूप से पिच आड़ूचा में अपनाया जाता है। ठीक है, तो सर्वाधिक प्रचलित ट्रेनिंग का जो बेस्ट मेथड है, मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ ट्रेनिंग, वो मॉडिफाइड सेंट्रल लेयर सिस्टम है। मॉडिफाइड सेंट्रल लेयर सिस्टम को हिंदी में रूपांतरित अग्रपरोही प्रणाली कहते हैं। इसी को घुमाकर पूछता है कि सेब में अपनाई जाने वाली सधाई की विधि कौन सा है। ठीक है, एप्पल में कौन से ट्रेनिंग मेथड को अपनाते हैं, या फिर मॉडिफाइड सेंट्रल लेयर सिस्टम को किस फल वृक्षों में अपनाया जाता है, तो आंसर करिएगा एप्पल, ये सेब में अपनाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक कृंतन चाहने वाली, मैक्सिमम प्रूनिंग रिक्वायर्ड फ्रूट ट्रीज, सबसे ज्यादा प्रूनिंग की आवश्यकता किस फल को होती है? ऑप्शन ए बेर, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी आंवला, ऑप्शन डी अमरूद। राइट आंसर इज बेर। अभी प्रीवियस प्री एग्रीकल्चर टेस्ट एग्जाम में पूछा गया था कि सबसे ज्यादा कृंतन की आवश्यकता किसे होती है। मेरा क्वेश्चन है बेर। हाईली प्रूनिंग रिक्वायर्ड फ्रूट ट्रीज बेर, बेर को सबसे ज्यादा काट छांट की आवश्यकता होती है। अभी एग्जाम में पूछा गया था कि बेर में कृंतन का समय क्या होगा, प्रूनिंग टाइम ऑफ बेर, तो बेर में कृंतन का समय होता है अप्रैल से मई। क्लियर। ये 8 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसके बेस्ट वन क्वेश्चन है, सब्जियां निम्न में से किसका स्रोत है? वेजिटेबल इज ए रिच सोर्स ऑफ, सब्जी निम्न में से किसका स्रोत है, मतलब सब्जियों में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए पे प्रोटीन, ऑप्शन बी पे कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी पे वसा, देन ऑप्शन डी पे विटामिन और खनिज। तो खनिज, विटामिन और खनिज याद रखिएगा। वेजिटेबल इज ए रिच सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, सब्जी मुख्य रूप से विटामिन व खनिज का उत्तम स्रोत होता है। यदि क्वेश्चन इसे घुमाकर पूछे कि हरे पत्तेदार सब्जियों में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल इज ए रिच सोर्स ऑफ फोलिक एसिड, हरे पत्तेदार सब्जियों में फोलिक अम्ल पाया जाता है। रही बात इसमें क्वेश्चन का, यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो आंसर करिएगा लीमा बीन। सबसे ज्यादा प्रोटीन किस सब्जी में पाया जाता है, तो आंसर करिएगा लीमा बीन। और सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है, तो आंसर करिएगा टेपियोका। ठीक है, सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है? टेपियोका पे। सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो लीमा बीन पे। और ओवरऑल सब्जी किसका प्रमुख स्रोत है, तो आंसर करेगा विटामिन व खनिज का प्रमुख स्रोत होता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज, सबसे पुरानी सब्जियों की खेती है, विच ऑफ द फॉलोइंग एज ओल्डेस्ट मेथड ऑफ वेजिटेबल कल्टीवेशन, सब्जियों की खेती की सबसे पुरानी विधि कौन सा है? तो सिंपल सा फंडा है, याद रखिएगा। सबको पता है कि सब्जी की खेती करने की पुराना कल्चर कौन सा है, ओल्ड मेथड कौन सा है? बाड़ी पे, मतलब घर के पीछे। आइए देखते हैं। ऑप्शन ए पे है मार्केट गार्डन, ऑप्शन बी पे है ट्रक गार्डन, ऑप्शन सी पे है किचन गार्डन, ऑप्शन डी पे है ग्रीन गार्डन। तो आंसर करिएगा किचन गार्डन। किचन गार्डन, गृह वाटिका को ही सबसे पुरानी सब्जियों की खेती माना जाता है। 3 क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। मार्केट गार्डन क्या होता है? जैसे शहर के निकट सब्जियों की खेती करना। इससे क्वेश्चन क्या बनेगा? स्थानीय मांगों के आधार पर, लोकल डिमांड के बेस पर, आसपास रहने वाले लोगों के हिसाब से, तो स्थानीय मांगों के आधार पर, लोकल डिमांड के बेस पर वेजिटेबल कल्टीवेशन करना मार्केट गार्डन कहलाता है। देन डिस्टेंस मार्केट, दूरस्थ बाजारों में बेचने के लिए सब्जियों की खेती करना ट्रक गार्डन। स्थानीय बाजारों में सब्जियों को बेचने के लिए खेती करना मार्केट गार्डन। दूर के बाजारों में फॉर सेल डिस्टेंस मार्केट, दूर के बाजारों में सब्जियों को बेचने के लिए खेती करना ट्रक गार्डन। और घर के आसपास खाली जमीन पर खेती करना किचन गार्डन कहलाता है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट वन, पीएटी 2019 में पूछा गया था, गाजर का प्रति हेक्टेयर बीज दर है। ठीक है, व्हाट इज द सीड रेट ऑफ कैरेट इन पर हेक्टेयर, प्रति हेक्टेयर गाजर का बीज दर क्या होता है? ऑप्शन ए पे है 4 से 6, ऑप्शन बी पे है 8 से 10, ऑप्शन सी पे है 18 से 20, ऑप्शन डी पे है 20 से 25। याद रखिएगा, गाजर का बीज दर 4 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर लगता है। ठीक है, तो गाजर का प्रति हेक्टेयर बीज दर कितना है? 4 से 6। यदि आपसे पूछे एग्जाम में प्याज का प्रति हेक्टेयर बीज दर कितना होता है, वैसे तो प्याज का बीज दर 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है, बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 8 से 10 को आप आंसर कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, गाजर व मूली का प्रति हेक्टेयर बीज दर है 8 से 10 किलोग्राम, सॉरी, प्याज व मूली का प्रति हेक्टेयर बीज दर है
8 से 10 किलोग्राम। गाजर का प्रति हेक्टेयर बीज दर है 4 से 6 किलोग्राम। और याद रखिएगा वर्षाकालीन भिंडी का बीज दर क्या होता है, तो वर्षाकालीन भिंडी का बीज दर याद रखिएगा 18 से 20 किलोग्राम। देन ऑप्शन डी कोरिएंडर, धनिया का प्रति हेक्टेयर बीज दर क्या होगा, तो आंसर करिएगा 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। क्लियर हुआ? ये रहा 1 से 4 क्वेश्चन, समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से द्विवर्षीय सब्जी कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइनियल वेजिटेबल? द्विवर्षीय प्रकृति का कौन होता है? मतलब क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल, जीवन चक्र के आधार से यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन ए पे है पोटैटो, ऑप्शन बी पे है प्याज, ऑप्शन सी पे है जिमीकंद एलिफेंट फूट याम्स, ऑप्शन डी पे है शकरकंद, ऑप्शन बी इज राइट आंसर प्याज। ओनियन इज बाइनियल। आलू एक वर्षीय प्रकृति का होता है, जिमीकंद और शकरकंद, एलिफेंट फूट याम्स और स्वीट पोटैटो पेरेनियल नेचर का होता है। ठीक है, याद रखिएगा जिमीकंद व शकरकंद बहुवर्षीय प्रकृति का होता है, जबकि आलू एक वर्षीय, यहां पे प्याज द्विवर्षीय बाइनियल नेचर का होता है। क्लियर? नेक्स्ट, निम्न में से रोपण वाली सब्जी कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांसप्लांटेड वेजिटेबल? 21-22 पे पूछा गया क्वेश्चन, ट्रांसप्लांटेड वेजिटेबल कौन सा है? ऑप्शन ए आलू, ऑप्शन बी भिंडी, ऑप्शन सी प्याज, ऑप्शन डी लोबिया। ओके, ट्रांसप्लांटेड मतलब जब हम किसी भी पौधे का एक जगह नर्सरी तैयार करते हैं और नर्सरी तैयार करने के बाद जब हम उस पौधे को दूसरे जगह लगाते हैं तो उसे कहते हैं ट्रांसप्लांटेड। क्या आलू को एक जगह लगाकर दूसरी जगह ट्रांसप्लांट किया जा सकता है क्या? नहीं। क्या भिंडी को, भिंडी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, भिंडी को कभी भी ट्रांसप्लांटिंग किया नहीं जा सकता। लोबिया को आप कभी ट्रांसप्लांटिंग करते देखे हो? नहीं। प्याज का मार्केट में ट्रांसप्लांटिंग मटेरियल तरह मिलता है। तो एक फंडा याद रखिएगा, ट्रिक, जितने भी वेजिटेबल्स है जो जमीन के अंदर है, जितने भी वेजिटेबल्स जो जमीन के अंदर है, अंडरग्राउंड है, प्याज व लहसुन को छोड़कर, प्याज व लहसुन को छोड़कर सभी डायरेक्ट सोइंग के अंतर्गत आता है, सीधी बुआई के अंतर्गत आता है। प्याज व लहसुन का रोपण किया जाता है, ट्रांसप्लांटिंग किया जाता है। इसलिए ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। ठीक, ट्रिपल स्टार करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सुगर बेबी किसकी किस्म है? सुगर बेबी किसकी किस्म है? तो याद रखिएगा सुगर बेबी इज अ वैरायटी ऑफ तरबूज, ये एक तरबूज का प्रमुख किस्म है। ठीक है, वाटरमेलन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी कौन सा है? सुगर बेबी। याद रखिएगा सुगर बेबी वाटरमेलन का एक प्रमुख किस्म है। यदि आपसे एग्जाम में पूछेगा दुर्गापुर केसर या दुर्गापुर लाल, दुर्गापुर केसर इज अ मोस्ट पॉपुलर वैरायटी ऑफ मस्क मेलन। दुर्गापुर केसर खरबूज का एक प्रमुख किस्म है, सुगर बेबी तरबूज का एक प्रमुख किस्म है। याद रखिएगा अर्का सूर्यमुखी, अर्का सूर्यमुखी ये पंपकिन कद्दू का एक प्रमुख किस्म है। अर्का सूर्यमुखी इज अ मोस्ट पॉपुलर वैरायटी ऑफ पंपकिन, ये कद्दू का प्रमुख किस्म है। और याद रखिएगा पूसा मेघदूत, पूसा मेघदूत, पूसा मेघदूत, पूसा मेघदूत इज अ वैरायटी ऑफ बॉटल बर्ड, ये लौकी की प्रमुख किस्म है। क्लियर हुआ? सुगर बेबी इज अ मोस्ट पॉपुलर वैरायटी ऑफ वाटरमेलन, दुर्गापुर केसर इज अ मोस्ट पॉपुलर वैरायटी ऑफ मस्क मेलन, अर्का सूर्यमुखी इज अ मोस्ट पॉपुलर वैरायटी ऑफ पंपकिन, पूसा मेघदूत इज अ मोस्ट पॉपुलर वैरायटी ऑफ बॉटल गार्ड। क्लियर? नेक्स्ट, मिर्च में तीखापन, पंजेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके प्री एग्रीकल्चर टेस्ट में 100% पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा, भूलना नहीं है। मिर्च में जो तीखापन होता है वो कैप्सेसिन के कारण होता है। ठीक है, मिर्च का तीखापन कैप्सेसिन के कारण होता है और मिर्च का जो लाल रंग होता है वो कैप्सेसिन के कारण। ठीक है, पंजेंसी ऑफ चिली इज ड्यू टू कैप्सेसिन, द रेड कलर ऑफ चिली इज ड्यू टू कैप्सेसिन। याद रखिएगा मूली में पंजेंसी, मूली में पंजेंसी, मूली में तीखापन किसके कारण से होता है? आइसोसाइनेट। और यदि आपसे एग्जाम में पूछे गाजर में तीखापन किसके कारण से होता है, तो याद रखिएगा आइसोक्यूरोमीन। ठीक है, मिर्च में तीखापन बोलेगा तो कैप्सेसिन, मूली में तीखापन बोलेगा तो आइसोसाइनेट, गाजर में तीखापन बोलेगा तो आइसोक्यूरोमीन के कारण होता है। दो तीखापन और बहुत पॉपुलर है, पंजेंसी ऑफ ओनियन, प्याज में तीखापन, तो प्याज में तीखापन होता है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण,
एलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड के कारण। और लहसुन में तीखापन, पंजेंसी ऑफ गार्लिक इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डाई एलाइल डाई सल्फाइड, मतलब लहसुन में तीखापन पंजेंसी डाई एलाइल डाई सल्फाइड के कारण होता है। क्लियर हुआ? ओके। नेक्स्ट वन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पीला सीरा मोजेक, इसे अंग्रेजी में येलो हेड मोजेक बोलते हैं। पीला सीरा मोजेक किस सब्जी का प्रमुख रोग है? तो याद रखिएगा, पीला सीरा मोजेक भिंडी का एक प्रमुख रोग है। किसका रोग है? भिंडी का। तो बैगन में क्या पूछा जाएगा? लिटिल लीफ, लिटिल लीफ, लिटिल लीफ नामक रोग किस सब्जी में लगता है? तो आंसर लगाइएगा बैगन। बैगन में छोटी पत्ती वाला रोग माइकोप्लाज्मा के कारण होता है और उसका वाहक कीट लीफ हॉपर है। याद रखिएगा, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल इज कास्ड बाय माइकोप्लाज्मा एंड वेक्टर इंसेक्ट इज लीफ हॉपर। आलू का एक पॉपुलर वैरायटी है, बीमारी है लेड ब्लाइट। आलू में लेड ब्लाइट किसका प्रमुख रोग है? आलू का। पछेती झुलसा रोग आलू में लगता है, इसके कारण सन 1845 में कहां पे अकाल आया था? आयरलैंड का अकाल। आलू में आयरलैंड का अकाल कब आया था? 1845। किस रोग के कारण आया था? तो लेड ब्लाइट के कारण। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, पर्पल ब्लॉच, बैगनी धब्बा रोग किस सब्जी में लगता है? पर्पल ब्लॉच नामक बीमारी किस सब्जी में लगता है? तो याद रखिएगा प्याज। पर्पल ब्लॉच इज अ मेजर डिसीज ऑफ ओनियन। क्लियर? ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रूट साइंस से पोमोलॉजी से, निम्न में से क्लाइमेट्रिक फल कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लाइमेट्रिक फ्रूट? ऑप्शन ए पे है आंवला, ऑप्शन बी पे है अनार, ऑप्शन सी पे है अंगूर, देन ऑप्शन डी पे है मैंगो। क्लाइमेट्रिक फ्रूट की बात करेंगे तो राइट आंसर इज मैंगो। क्लाइमेट्रिक क्या होता है? जिस किसी भी फल में ड्यूरिंग मैच्योरिटी, परिपक्वता के समय श्वसन दर बढ़ जाता है, उन सभी फलों को क्लाइमेट्रिक फ्रूट कहते हैं। यदि सिंपल डेफिनेशन की बात करेंगे, जो फल तोड़ने के बाद पक जाता है उसे हम क्या कहते हैं? क्लाइमेट्रिक। याद रखिएगा, आंवला तो नॉन क्लाइमेट्रिक होगा, अनार नॉन क्लाइमेट्रिक होगा, अंगूर नॉन क्लाइमेट्रिक। तो याद रखिएगा क्लाइमेट्रिक फ्रूट कौन है? आम। याद रखिएगा मैंगो, बनाना, पपाया, मैंगो, बनाना, पपाया, गुआवा, सपोटा इज अ क्लाइमेट्रिक फ्रूट। ठीक है। आम, अमरूद, पपीता, केला, चीकू। ओके। और कौन सा? कटहल। ये सभी किसमें आएंगे? क्लाइमेट्रिक फ्रूट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम में फल का प्रकार होता है, आम में फल का प्रकार होता है फ्रूट टाइप ऑफ मैंगो, फ्रूट टाइप ऑफ मैंगो। आम में फल का प्रकार होता है ड्रूप। याद रखिएगा, आम में फल का प्रकार क्या होता है? ड्रूप। यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि अंगूर में फल का प्रकार क्या होता है, तो आंसर करिएगा बेरी। अंगूर में फल का प्रकार क्या होता है? बेरी। आम में फल का प्रकार क्या होता है? ड्रूप। यदि आपसे एग्जाम में पूछे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रिपल स्टार, अनार में फल का प्रकार क्या होता है? बालुस्टा। या फिर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्न में से बालुस्टा किसका फल का प्रकार है? किस फल का प्रकार है? तो आंसर याद रखिएगा अनार, पोमेग्रेनेट। नींबू वर्गीय फलों में फल का प्रकार क्या होगा? जितने भी सिट्रस फ्रूट है उन सभी में फ्रूट का टाइप फल का प्रकार है स्पेरिडियम होता है। याद रखिएगा, आम में फल का प्रकार ड्रूप होता है, अंगूर में फल का प्रकार बेरी होता है, अनार में फल का प्रकार बालुस्टा होता है, नींबू वर्गीय फलों में फल का प्रकार एस्पेरिडियम होता है। नेक्स्ट, सेब नाशपाती में खाया जाने वाला भाग है, सेब नाशपाती में खाया जाने वाला भाग है, राइट आंसर है थैलेमस। सेब और नाशपाती में थैलेमस को खाया जाता है, पुष्पासन को खाया जाता है। यदि आपसे एग्जाम में पूछे आम व पपीता में खाया जाने वाला भाग क्या है, तो आम व पपीता में खाया जाने वाला भाग क्या होगा? मीजोकार्प। यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि नारियल में खाया जाने वाला भाग कौन सा है, तो आंसर करिएगा एंडोकार्प। आम और पपीता में खाया जाने वाला भाग मीजोकार्प, नारियल में खाया जाने वाला भाग एंडोकार्प, सेब नाशपाती में खाया जाने वाला भाग थैलेमस। हम कह सकते हैं सेब नाशपाती अमरूद में खाया जाने वाला भाग थैलेमस। बेर में, इसमें बेर में जो खाया जाने वाला भाग है, खजूर में जो खाया जाने वाला भाग है वो कौन सा है? पेरिकार्प। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यदि आपसे एग्जाम में पूछे एडिबल पार्ट ऑफ बनाना
केले में खाया जाने वाला भाग कौन सा है? तो याद रखिएगा, आंसर करना है आपको मीजोकार्प एंड एंडोकार्प। मीजोकार्प और एंडोकार्प दोनों को खाया जाता है केले में, ठीक है। और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अंगूर से आता है। अंगूर में यदि खाए जाने वाले भाग की बात करें तो आंसर करिएगा प्लेसेंटा। एडिबल पार्ट ऑफ ग्रेप्स इज प्लेसेंटा एंड पेरिकार्प। पेरिकार्प और प्लेसेंटा दोनों को खाया जाता है किसमें? ग्रेप्स में। क्लियर? नेक्स्ट वन क्वेश्चन, एरिल किसमें खाया जाने वाला भाग है? एरिल किसका खाया जाने वाला भाग है? याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एरिल लीची में खाया जाने वाला भाग है। यदि काजू और बादाम की बात करें तो काजू और बादाम में बीज पत्र अर्थात कॉटिलेडन्स को खाया जाता है। निम्न में से वह कौन से फल हैं जिसके कॉटिलेडन्स बीज पत्र को खाया जाता है? तो याद रखिएगा, काजू और बादाम में कॉटिलेडन्स बीज पत्र को खाया जाता है। आइए देखते हैं प्रोपेगेशन मेथड से किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यदि आपसे पूछे कि कमर्शियली व्हाट इज द कमर्शियली प्रोपेगेशन मेथड ऑफ आंवला, आंवला में व्यवसायिक प्रवर्धन की विधि क्या होगा? प्रोपेगेशन मेथड क्या होगा? तो आंसर करिएगा पेच बडिंग। आंवला में व्यवसायिक प्रवर्धन का विधि पेच बडिंग है। यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि सेब में व्यवसायिक प्रवर्धन का विधि कौन सा है? टंग ग्राफ्टिंग। ओके, एलपीपीएटी में पूछा गया क्वेश्चन, टंग ग्राफ्टिंग को विथ ग्राफ्टिंग के नाम से भी जाना जाता है। टंग ग्राफ्टिंग को विथ ग्राफ्टिंग के नाम से भी जाना जाता है, जो सेब में व्यवसायिक प्रवर्धन की विधि है। यदि आपसे एग्जाम में पूछे बेर में व्यवसायिक प्रवर्धन का विधि क्या होगा? तो आंसर करिएगा रिंग बडिंग। बेर में व्यवसायिक प्रवर्धन का विधि क्या होगा? रिंग बडिंग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, आम में व्यवसायिक प्रवर्धन का विधि क्या होगा? विनियर ग्राफ्टिंग। क्लियर हुआ? आंवला में व्यवसायिक प्रवर्धन का विधि पेच बडिंग, सेब में व्यवसायिक प्रवर्धन का विधि टंग ग्राफ्टिंग, बेर में व्यवसायिक प्रवर्धन का विधि रिंग बडिंग, आम में व्यवसायिक प्रवर्धन का विधि विनियर ग्राफ्टिंग। एक बात और याद रखिएगा, कौन सा? केले में व्यवसायिक प्रवर्धन विधि स्वार्ट सकर्स के द्वारा किया जाता है। केले में कमर्शियली प्रोपेगेशन मेथड स्वार्ट सकर्स। यदि पपीता की बात करें तो पपीता में बीजों के द्वारा प्रवर्धन किया जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्रेप, फिग, पोमग्रेनेट, अंगूर, अंजीर, अनार में व्यवसायिक प्रवर्धन का विधि हार्ड स्टेम कटिंग, सख्त तना कलम के द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूसा नन्हा किसकी किस्म है? याद रखिएगा, पूसा नन्हा इज द मोस्ट पॉपुलर वैरायटी ऑफ पपाया। पूसा नन्हा पपीते की एक किस्म है। याद रखिएगा, कहीं आपसे एग्जाम में पूछे क्वेश्चन, पूसा सृजन किसकी किस्म है? पूसा सृजन, तो पूसा सृजन किसकी किस्म है? अमरूद का। पूसा नन्हा किसकी किस्म है? पपीता का। केला में एक वैरायटी जिसको बोलते हैं पूवन, पूवन किसकी किस्म है? तो पूवन किसकी किस्म है? केला का। और केला के टिश्यू कल्चर वैरायटी चलता है जिसे हम कहते हैं G9। क्या बोलते हैं? G9। तो पूवन और G9 किसकी किस्म है? केले का। ये बनाना का किस्म है। पूसा सृजन किसकी किस्म है? अमरूद का। तो पूसा नन्हा किसकी किस्म है? पपीता के एक बौनी प्रजाति है जो किचन गार्डन पे लगाया जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यदि आपसे पूछे क्रिकेट बॉल, क्या? क्रिकेट बॉल छतरी, क्रिकेट बॉल छतरी किसका किस्म है? तो आंसर करेगा चीकू। क्रिकेट बॉल छतरी इज अ मोस्ट पॉपुलर वैरायटी ऑफ सपोटा। ये चीकू की बहुत ही प्रसिद्ध किस्म है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, आईसीआर बीएचयू एग्जाम पे देखा जाता है, गरीबों का सेब, पुअर मैन एप्पल। ध्यान दीजिएगा, गरीबों का सेब बोले तो आंसर करिएगा अमरूद। पुअर मैन एप्पल किसे कहते हैं? अमरूद को। और पुअर मैन फ्रूट, गरीबों का फल। याद रखिएगा, गरीबों का फल। तो गरीबों का फल किसे कहते हैं? बेर को। गरीबों का सेब किसे कहते हैं? अमरूद को। याद रखिएगा, ठीक है। और आम तो भारत का क्या है? राष्ट्रीय फल है। भारत का क्या है? राष्ट्रीय फल है, वो तो सभी को पता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, बंची टॉप और मोको, बहुत ही मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन। केले में बंची टॉप किसके कारण से होता है? तो केले में बंची टॉप वायरस के द्वारा होता है, ठीक है। तो बंची टॉप और मोको जो होता है बैक्टीरिया के कारण। तो केले में बंची टॉप किसका रोग है बोलेगा तो आंसर लगाना केला, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा अमरूद में पूछेगा तो बताइएगा विल्ट नामक बीमारी किसमें लगता है? तो अमरूद में एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है।
अमरूद में लीफ ब्राउजिंग, अमरूद में लीफ ब्राउजिंग जिंक तत्व की कमी के कारण होता है। अमरूद में लीफ ब्राउजिंग जिंक तत्व की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नींबू में आता है। नींबू में दो चीज लगता है, नींबू का डाइबेक और नींबू का गमोसिस। तो नींबू में डाइबेक व गमोसिस कॉपर तत्व की कमी के कारण होता है, इस बात को याद रखिएगा। पपीता की बात करेंगे तो पपीता में बीमारी लगता है, उसका नाम है लीफ कर्ल। लीफ कर्ल नाम का बीमारी किस फल में लगता है, या फिर आपसे एग्जाम में पूछेगा रिंग स्पॉट, लीफ कर्ल व रिंग स्पॉट नाम का रोग किस फल में लगता है, तो आंसर करिएगा पपीता। ठीक है, आइए देखते हैं ऑर्नामेंटल गार्डनिंग से। फर्स्टली क्वेश्चन कम से कम प्री एग्रीकल्चर टेस्ट में 3 बार पूछा जा चुका है। ग्लेडियोलस किस परिवार के अंतर्गत आता है? ग्लेडियोलस बिलोंग्स टू फैमिली। तो याद रखिएगा ग्लेडियोलस का जो परिवार है इरिडियेसी है। ठीक है, ग्लेडियोलस इरिडियेसी परिवार के अंतर्गत आता है। यदि आपसे एग्जाम में पूछेगा गुलदाउदी, गुलदाउदी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्राइसेंथेमम, और इसी को सेवंती के नाम से जाना जाता है। तो गुलदाउदी और गेंदा, गुलदाउदी व गेंदा किस परिवार के अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा कॉम्पोजिटी। यदि आपसे एग्जाम में पूछेगा चमेली, जैस्मिन का पुष्प किस परिवार के अंतर्गत आता है? तो आंसर लगाइएगा ओलिएसी। और आप सभी को पता है प्यारे बच्चों, गुलाब किस परिवार के अंतर्गत आता है? रोजेसी। तो याद रखिएगा ग्लेडियोलस इरिडियेसी परिवार के अंतर्गत आता है। क्राइसेंथेमम एंड मैरीगोल्ड कॉम्पोजिटी परिवार के अंतर्गत आता है। जैस्मिन चमेली ओलिएसी परिवार के अंतर्गत आता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोरी ऑफ ईस्ट हिंदी में कहे तो पूर्व किसान किसे कहते हैं? ठीक है, ग्लोरी ऑफ ईस्ट के नाम से किस पुष्प को जाना जाता है? तो आंसर रखिएगा गुलदाउदी क्राइसेंथेमम। ठीक है, ग्लोरी ऑफ ईस्ट पूर्व किसान कहते हैं। पूर्व किसान क्यों कहते हैं? क्योंकि गुलदाउदी जो होता है वो जापान देश का राष्ट्रीय फ्लावर है। क्राइसेंथेमम इज अ नेशनल फ्लावर ऑफ जापान। तो गुलदाउदी को जापान देश का राष्ट्रीय पुष्प कहते हैं। इसी कारण ग्लोरी ऑफ ईस्ट पूर्व किसान किस पुष्प को कहा जाता है? तो याद रखिएगा गुलदाउदी। ठीक है, गुलदाउदी का बहुत सारा क्वेश्चन आता है। क्राइसेंथेमम का क्वेश्चन क्या है सुनिए और कॉपी में नोट कर सकते हैं। क्राइसेंथेमम किस देश का राष्ट्रीय पुष्प है? जापान। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है क्राइसेंथेमम का ओरिजिन उत्पत्ति स्थान कहां है? तो क्राइसेंथेमम का उत्पत्ति स्थान चीन है। याद रखिएगा क्राइसेंथेमम का उत्पत्ति स्थान चीन है। ठीक है, तो ग्लोरी ऑफ ईस्ट कहते हैं गुलदाउदी को। ट्रांसवाल डेजी के नाम से, किस नाम से? ट्रांसवाल डेजी के नाम से जाना जाता है जरबेरा को। ट्रांसवाल डेजी के नाम से जाना जाता है जरबेरा को, और वन मल्लिका के नाम से जाना जाता है चमेली को। ठीक है, ट्रांसवाल डेजी किसका अन्य नाम है? जरबेरा। वन मल्लिका किसका अन्य नाम है? चमेली। ग्लेडियोलस को स्वार्ड लिली के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से वह कौन सा पुष्प है जिसे स्वार्ड लिली के नाम से जाना जाता है? तो आंसर करिएगा ग्लेडियोलस। क्लियर। नेक्स्ट वन, रोज सुप्रीम किसकी किस्म है? रोज सुप्रीम इज अ मोस्ट पॉपुलर वैरायटी ऑफ ग्लेडियोलस। ये गुलाब में भी किस्म है, बट ग्लेडियोलस का एक प्रमुख किस्म है। तो रोज सुप्रीम इज अ मोस्ट पॉपुलर वैरायटी ऑफ ग्लेडियोलस। रजत रेखा, यदि आपसे एग्जाम में पूछेगा रजत रेखा स्वर्ण रेखा, रजत रेखा स्वर्ण रेखा किसकी किस्म है? तो यह आंसर रखिएगा रजनीगंधा। रजनीगंधा को अंग्रेजी में ट्यूबरोज कहते हैं। गुलाब में पूछे तो याद रखिएगा क्रिम्सन ग्लोरी। क्रिम्सन ग्लोरी, क्रिम्सन ग्लोरी किसकी किस्म है? क्वीन एलिजाबेथ किसकी किस्म है? तो आंसर लगाइएगा गुलाब। और गुलाब का प्रथम संकर किस्म कौन सा है? तो आंसर लगाइएगा ला फ्रांस, जिसे टी रोज के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा गुलाब का प्रथम संकर किस्म बोले तो टी रोज, जिसे ला फ्रांस भी कहते हैं। क्रिम्सन ग्लोरी किसका किस्म है? तो गुलाब का। गुलदाउदी में क्वेश्चन और बनेगा चंद्रमा किसकी किस्म है? तो चंद्रमा इज द मोस्ट पॉपुलर वैरायटी ऑफ क्राइसेंथेमम। नेक्स्ट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट को ट्रिपल स्टार लगाइएगा। कोचिया, जीनिया, पार्चुला का गिलैडिया पीएटी 2023 में आया हुआ है। कोचिया, जीनिया, पार्चुला का गिलैडिया किस मौसम का है? ये तीनों, ये चारों के चारों ग्रीष्म ऋतु का है। शरद ऋतु का पूछे
शरद ऋतु का मौसमी, तो कोचिया, जिनिया, पार्चुलाटा, गैलार्डिया ग्रीष्म ऋतु का है। तो याद रखिएगा कार्नेशन हो गया, कार्नेशन हो गया, इसके बाद पिटूनिया हो गया। यस, पिटूनिया शरद ऋतु का है और कोचिया ग्रीष्म ऋतु का है। इसी कारण कोचिया को समर किंग के नाम से जाना जाता है। यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि समर किंग के नाम से किसे जाना जाता है, तो याद रखिएगा कोचिया को समर किंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से औपचारिक उद्यान कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्मल गार्डन? याद रखिएगा फॉर्मल गार्डन कौन सा है? मुगल गार्डन। मुगल गार्डन को औपचारिक उद्यान कहते हैं। याद रखिएगा यहां पे क्वेश्चन बनता है, भारत का सबसे बड़ा औपचारिक उद्यान कौन सा है? भारत का सबसे बिगेस्ट फॉर्मल गार्डन कौन सा है? तो याद रखिएगा वृंदावन गार्डन। वृंदावन गार्डन कहां स्थित है? वृंदावन गार्डन मैसूर में स्थित है, मैसूर। ठीक है, क्लियर। जैपनीज गार्डन की बात करेंगे तो याद रखिएगा जैपनीज गार्डन को इनफॉर्मल गार्डन कहा जाता है। जैपनीज गार्डन को क्या बोलते हैं? इनफॉर्मल गार्डन। मुगल गार्डन को क्या बोलते हैं? फॉर्मल गार्डन, इंग्लिश गार्डन। ठीक है, तो याद रखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इनफॉर्मल गार्डन, तो आंसर लगाइएगा जैपनीज गार्डन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्मल गार्डन, तो आंसर करिएगा मुगल गार्डन। आइए देखते हैं प्रिजर्वेशन से 4 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जेम बनाने के लिए सबसे उत्तम फल होता है? बेस्ट फ्रूट फॉर जेम प्रिपरेशन। ओके, जेम बनाने के लिए सबसे बेस्ट फ्रूट होता है सेब। अभी पीएटी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, जेली बनाने के लिए सबसे उत्तम फल कौन सा होता है? तो यदि आपसे पूछे जेम बनाने के लिए सबसे उत्तम फल कौन सा होता है? सेब। जेली बनाने के लिए सबसे उत्तम फल होता है अमरूद। और एक आता है मुरब्बा, बेटा मुरब्बा याद रखना, प्रिजर्व। मुरब्बा बनाने के लिए सबसे उत्तम फल होता है आंवला। और एक और आता है स्क्वैश, स्क्वैश और कार्डियल। स्क्वैश और कार्डियल बनाने के लिए सबसे बेस्ट फ्रूट होता है नींबू वर्गी। क्लियर हुआ? जेम बनाने के लिए सबसे उत्तम फल सेब का होता है। जेली बनाने के लिए सबसे उत्तम फल अमरूद का होता है। मुरब्बा व कैंडी, प्रिजर्व एंड कैंडी बनाने के लिए सबसे उत्तम फल आंवले से बनता है। और नींबू वर्गीय फलों से स्क्वैश, मार्मलेड और कार्डियल को तैयार किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट वन क्वेश्चन, टीएसएस से क्वेश्चन आपको पीएटी 2024 में दिखाई देगा। टोमेटो केचप का टीएसएस कितना होता है? याद रखिएगा केचप ज्यादा गाढ़ा होता है सॉस से। ठीक है, तो याद रखिएगा टोमेटो केचप का टीएसएस होता है 28 से 30। यदि आपसे पूछेगा टोमेटो सॉस का कितना होता है? 25। टोमेटो सॉस का टीएसएस होता है 25। टोमेटो केचप का होता है 30। यदि आपसे पूछेगा जेली का टीएसएस कितना होता है? तो 65। और जेम का टीएसएस कितना होता है? तो 68। याद रखिएगा टोमेटो केचप का 30, टोमेटो सॉस का 25, जेली का 65 और जेम का 68 कुल मिलाए ठोस होता है टीएसएस। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि जेम का टीएसएस किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है? याद रखिएगा जेम का टीएसएस रिफ्रैक्टोमीटर के द्वारा ज्ञात किया जाता है। ओके, ये भी क्वेश्चन पीएटी में आ चुका है। डिब्बों में सीलिंग करते समय, डिब्बों को सील करते समय उपयुक्त तापक्रम कितना रखा जाता है? तो याद रखिएगा डिब्बों को सील करते समय 74 डिग्री सेल्सियस तापक्रम को उपयुक्त माना जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? फील्ड एट टेम्परेचर। डिब्बों को भरते समय तापक्रम कितना रखते हैं? ध्यान से सुनिएगा, डिब्बों को भरते समय तापक्रम कितना रखा जाता है? 79 to 82 डिग्री सेल्सियस फील्ड एट टेम्परेचर। खाद्य पदार्थों को डिब्बों में भरते समय तापक्रम कितना रखा जाता है? 79 to 82 डिग्री सेल्सियस। डिब्बों को सील करते समय तापक्रम रखा जाता है 74 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फलों को संसाधन करते समय फूड प्रोसेसिंग, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ फ्रूट? फलों से बने खाद्य पदार्थों का संसाधन करते समय उपयुक्त तापक्रम कितना रखा जाता है? तो याद रखिएगा 100 डिग्री सेल्सियस। फलों का संसाधन 100 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। वेजिटेबल, सब्जियों का संसाधन, वेजिटेबल का प्रोसेसिंग 116 से 121 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, फलों का संसाधन 100 डिग्री सेल्सियस पर, सब्जियों का संसाधन 116 से 121 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर किया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट,
पाश्चराइजेशन की प्रक्रिया मुख्य रूप से अपनाते हैं, याद रखिएगा, पाश्चराइजेशन की प्रक्रिया मुख्य रूप से फलों में अपनाते हैं और स्टरलाइजेशन की प्रक्रिया मुख्य रूप से सब्जियों में। क्लियर हुआ? पाश्चराइजेशन की प्रक्रिया मुख्य रूप से फलों में और स्टरलाइजेशन की प्रक्रिया मुख्य रूप से सब्जियों में अपनाया जाता है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, पाश्चराइजेशन की प्रक्रिया में तापक्रम 85 से 90 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 85 से 90 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर 25 से 30 मिनट के लिए उपचारित करना पाश्चराइजेशन, 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर 2 से 3 मिनट तक उपचारित करना स्टरलाइजेशन कहलाता है। सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना स्टरलाइजेशन और सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय करना पाश्चराइजेशन की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में नमक का घोल, ए सॉल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर, जल में नमक के घोल को क्या कहते हैं? ब्राइन। जल में नमक के घोल को क्या कहते हैं? ब्राइन। ब्राइन सॉल्यूशन का प्रयोग किसमें किया जाता है? सब्जियों में। ब्राइन सॉल्यूशन का प्रयोग किसमें किया जाता है? सब्जियों में। और जल में नमक के घोल को क्या कहते हैं? ब्राइन। और ब्राइन सॉल्यूशन का मापन सेलोमीटर के द्वारा किया जाता है। कितना प्रतिशत नमक के घोल का प्रयोग किया जाता है? 2 से 3% नमक का घोल सबसे उपयुक्त माना जाता है। क्लियर? और जल में शक्कर का घोल सिरप कहलाता है और सिरप का प्रयोग फलों में किया जाता है। यदि सिरप में शक्कर की सांद्रता बोलेगा प्यारे बच्चों तो आंसर करिएगा 40% तक शक्कर की सांद्रता का प्रयोग किया जाता है। ये रहा हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये प्री एग्रीकल्चर टेस्ट एग्जाम पैटर्न के बेस पर तैयार किया गया था। यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।